हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके 11th क्लास और आपके कंपटीशन जैसे हमारा नीट, IIT-JEE और CSIR नेट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है। इसलिए प्रयास करेंगे हम एक या दो वीडियो लेक्चर में इसको टॉपिक को पूरा फिनिश करेंगे। और जो स्टूडेंट्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए हुए इसको देखना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा आप जानते हैं ये कोई एटम होता है हमारा, ये कोई एटम हमारा, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स अपनी डिफरेंट क्लासेज में रोटेट करते रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर बात? एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बात और रखना कि एटम्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। AXZ इस फॉर्म में हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, और जो एटॉमिक मास होता है किसी एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को बोलते हैं P+N। एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग यानी न्यूक्लियस, और जो Z होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। क्लियर बात? चूँकि एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं तो न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यूट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक मास A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें से इसको लेस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम जानते हैं इस बात को। अच्छा, तो हम चूँकि चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इस न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, इस न्यूक्लियस की केमिस्ट्री। अब इसमें जो प्रोटॉन हो और ये न्यूट्रॉन होते हैं ये कुछ डिस्टेंस पर रहते हैं एक दूसरे से, और जो डिस्टेंस होती है इनकी 2 to 3 फर्मी होती है। 2 to 3 फर्मी, और 1 फर्मी इजिकल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये यूनिट्स आपको कंफर्म होनी चाहिए। 1 फर्मी इजिकल टू होता है 10⁻⁻15 फर्मी। अच्छा, एक बात और जो रेडियस ऑफ एटम होती है वो एंगस्ट्रॉम हम मेजरमेंट करते हैं। एटम की जो रेडियस होती है हम एंगस्ट्रॉम मेजरमेंट करते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी एंगस्ट्रॉम से भी छोटी यूनिट होती है हमारी फर्मी। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है 2 to 3 फर्मी की डिस्टेंस पे ये सेपरेट रहती है। क्लियर बात? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, यानी एटम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सफिक्स में होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। Z एटॉमिक नंबर होता है और A एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के नंबर के इक्वल होता है। क्लियर बात? अच्छा, अब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में 2 मेन पैरामीटर है जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर इमिशन, एक हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर बात? ध्यान से इस चार्ट को आप समझना, और इस चार्ट से लगभग पूरी केमिस्ट्री हमारी क्लियर हो जाएगी। फिर इसके जो अन्य जो पोर्शन है, जो फॉर्मूले न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो हम इस नेक्स्ट में बात करेंगे। पहले इस चार्ट को समझते हैं। न्यूक्लियर इमिशन। अब न्यूक्लियर इमिशन में क्या होता है? कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लाई स्टेबल न्यूक्लाई में कन्वर्ट होता है, और एक्स कोई इमिट होता है उसमें से। सपोज अगर हम बात करेंगे, कोई एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं जिसके आधार पर कोई अनस्टेबल न्यूक्लाई स्टेबल न्यूक्लाई में कन्वर्ट होता है, ताकि हम इसको समझने में हमें आसानी रहे। अब इसके लिए हम कोई किसी भी एटम्स का डीके देख लेते हैं। सपोज हम बात कर लेते हैं, कोई भी डीके ले लेते हैं। 6 कार्बन 12 और 7 नाइट्रोजन 14 +-1 बीटा नोट। ये एक रिएक्शन है। इसमें ये कार्बन अनस्टेबल न्यूक्लाई स्टेबल न्यूक्लाई में कन्वर्ट हो रहा है, और ये हमारा एक्स कोई
इमिट हो रहा हो। क्लियर बात। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूक्लियर इमिशन। ध्यान समझ लेना, कोई अनस्टेबल न्यूक्लाई स्टेबल न्यूक्लाई में कन्वर्ट होता है और कोई रेडिएशन बाहर निकलती है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए एक बात ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। EA=0 होता है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कोई भी अनस्टेबल स्पीशीज स्टेबल में कन्वर्ट होने की खुद ही कोशिश करती है, उसको अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो अनस्टेबल न्यूक्लाई स्टेबल न्यूक्लाई में कन्वर्ट होता है और एक रेडिएशन इमिट होती है। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया, ये बीटा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अब इसमें कौन कौन सी चीज हम पढ़ेंगे? डिसइंटीग्रेशन सीरीज पढ़ेंगे। डिसइंटीग्रेशन सीरीज, अब इन डिसइंटीग्रेशन सीरीज में क्या क्या हम पढ़ते हैं? एक हम पढ़ते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का जो नोटेशन होता है -1 बीटा नोट होता है, ध्यान रखना, -1 बीटा नोट, ये ध्यान रखना। दूसरा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल होता है 2He4 होता है, और इसको 2He4 प्लस इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। हीलियम जो होता है ये अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस होता है। और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का जो सिंबल होता है प्लस बीटा नोट होता है, यानी ये एंटी पार्टिकल होता है बीटा का हमारा। जो पॉजिट्रॉन होता है इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ बीटा पार्टिकल। और फिर गामा रेज 0 गामा 0 ये होता है। न्यूट्रॉन 0 and 1। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? -1 E0। तो ये जो 6 प्रकार के जो सीरीज होती है इनको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन सीरीज। और इन 6 के आधार पर हम बाद में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगले अभी चार्ट बनाएंगे नेक्स्ट। इनका N/P रेशो कैलकुलेट करेंगे। N का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और P का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, हम उसको समझेंगे बाय द इमिशन ऑफ दीज सीरीज। ओके। और GDL ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो, हम इसको डिस्कस करेंगे। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो का मतलब क्या है कि जैसे यहीं पर आप समझ लो इस बात को, 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14 प्लस -1 बीटा, ये यहाँ पर बीटा पार्टिकल का इमिशन हुआ। तो इससे क्या होगा? पीरियोडिक टेबल में जो नया स्टेबल न्यूक्लियाई जनरेट हुआ उसका ग्रुप में क्या परिवर्तन हुआ? अब देखो ये 6 है, ये 7, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या, एक स्थान वो दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा, यानी एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो गया। ये ग्रुप कार्बन का जो 6 नंबर बताया ये इस अगली पोजीशन में चलेगा, यानी एक स्थान राइट साइड में शिफ्ट होगा। इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो। और इनका क्या रिलेशन होता है? अब देखो आप इनका रिलेशन देख लो, यहाँ 6 था, यहाँ 7, यहाँ 14, यहाँ 14 है। तो यानी एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। और जहाँ पर एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम आइसोबार बोलते हैं। तो ये हम रिलेशन को बारे में बात करेंगे। क्लियर बात। अच्छा, इनके एक के इमिशन को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे अब हम। थ्योरी कौन सी? स्टेबिलिटी बेल्ट थ्योरी, यानी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है उसके लिए हम स्टेबिलिटी बेल्ट थ्योरी पढ़ेंगे। मेसोन थ्योरी पढ़ेंगे। अब मेसोन क्या होता है? देखो हम जानते हैं हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है और अन्य पार्टिकल्स भी होते हैं, उनमें मेसोन भी होता है। और मेसोन में हम बेसिकली बात करेंगे पाई मेसोन के बारे में बात करेंगे। और इवन और थ्योरी पढ़ेंगे और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जितनी भी ये काइनेटिक्स होती है, ये हमारे इमिशन जितने भी होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। क्लियर बात। अच्छा, ये बात थी। दूसरी हम बात करेंगे, ये तो न्यूक्लियर इमिशन के बारे में डिटेल जो हम बात करेंगे। दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है? जैसे ये T+P, T कोई टारगेट न्यूक्लियाई ले लिया, P कोई प्रोजेक्टाइल से प्रोजेक्ट होगा जब टारगेट न्यूक्लियाई पर, तो मैं न्यूक्लियाई जनरेट होगा प्लस एक E जनरेट होगा जिसको भी बोलते हैं इजेक्टाइल। तो इनको हम बोलते हैं, इनका लिखने का एक मेथड होता है। इनके जो ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन उस मेथड को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, और उसको बोलते हैं बेथे नोटेशन। अब कैसे लिखते हैं इनको? जैसे सपोज इसी को लिखना हो तो T न्यूक्लियाई और ये P पर प्रोजेक्टाइल हुआ और इसके थ्रू हम क्या जनरेट हुआ? हमको जनरेट हुआ Y जनरेट, हमारा इजेक्टाइल E निकला और Y नया न्यूक्लियाई जनरेट हुआ। ये इसका नोटेशन है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं।
और साथ ही हम बात करेंगे की वैल्यू के बारे में। तो ये था हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन पोर्शन। अब हम डिटेल में एक एक डिसइंटीग्रेशन सीरीज को 1 बाय 1 बात करेंगे, फिर हम इसकी थ्योरीज की डिस्कस करेंगे और फिर ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन को बात करेंगे। ओके, आप इसको बिल्कुल साफ साफ नोट कर लीजिए एक बार। ओके, अब हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन सीरीज की। ये हमारी है डिसइंटीग्रेशन सीरीज और इस डिसइंटीग्रेशन सीरीज में ये 6 टाइप की इमिशंस होते हैं हमारे। ये बीटा पार्टिकल, ये हीलियम पार्टिकल, ये पॉजिट्रॉन, ये गामा रेज, ये न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इनका N/P रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, GDL क्या होता है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो क्या कहता है, और रिलेशन क्या होता है, उसको हम 1 बाय 1 बात करते हैं। क्लियर बात। और एक एक बात को हम प्रैक्टिकली समझते चलेंगे ताकि हम इस कंसेप्ट को भूल ना सके। अब देखते हैं, जैसे इसकी हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल की। अभी हम ले लेते हैं 6 कार्बन 12, ये 7 नाइट्रोजन 14। अच्छा, अब एक बात और महत्वपूर्ण, ये न्यूक्लियाई इस न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ। अब हमें ये कैसे पता चलेगा यहाँ पर कौन सी इमिशंस हुई, इसकी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। ये हमें जानकारी कैसे हासिल होगी कि ये न्यूक्लियाई इस न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ तो इमिशन कौन सी हुई। तो इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या करते हैं, उनमें रिलेशन देखते हैं कि क्या डिफरेंस हुआ। सपोज करते हैं +x का इमिशन हुआ। अब देखते हैं यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यानी -1। 7 में से -1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी ये 14 है, ये 14 है, तो ये कितना आया इसमें 0। तो -1 x नोट ये किसका सिंबल होता है, ये हमारा बीटा पार्टिकल होता है, -1 बीटा नोट। क्लियर बात। इस तरह से हम चेक करते हैं कौन सा इमिशन हुआ हमारा। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पर N/P रेशो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर न्यूट्रॉन की नंबर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 14 - 6, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं कितना होता है 8, और P की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर 6, और N/P रेशो कितना आएगा आता है यहाँ पर N/P 8/6, ध्यान देना। और यहाँ पर अगर हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने है 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने है 7। न्यूटन कैसे कैलकुलेट किया हमारे, 14 - 7 = 7, और N/P रेशो कितना आया 7/7, इसका मतलब 1। और यहाँ से यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 8 कम 8 कितना रह जाएगा 2, 8 नहीं 6 कम 6, और 2 0 6 18, 1.3। अब देखते हैं यहाँ पर N/P रेशो 1.3 आया, और यहाँ पर N/P रेशो कितना 1, यानी N/P रेशो में क्या हुआ, डिफरेंस आ डिक्रीज हुआ, क्या हुआ डिक्रीज हुआ, कम हुआ। क्लियर है, ये प्रैक्टिकली बात समझो। यहाँ पर जब बीटा का क्या हुआ इमिशन हुआ। और साथ ही एक बात और देखो, GDL ग्रुप डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई। अब आप पीरियोडिक टेबल में जस्ट इमेज करके देखो, हमारा जो कार्बन होता है कौन से ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में आता है। 14 to 15 में डिफरेंस हुआ, ये 14 ग्रुप हमारा और ये 15th ग्रुप, 14 to 15, यानी एक एटॉमिक एक नंबर इसमें चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, 6 to 7 हुआ, तो यानी एक स्थान कहाँ शिफ्ट हुआ, राइट में। तो यहाँ लिखेंगे राइट शिफ्ट बाय 1। क्लियर बात। अच्छा, अब एक बात और ध्यान देगा, रिलेशन की बात करते हैं। इसका इसके साथ क्या रिलेशन आ रहा है, देखो इसका इसके साथ क्या, यहाँ 6 है, यहाँ 7, यहाँ 14। इसका एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। जब एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार। क्लियर बात। ये बिल्कुल एक एक बात को आप समझते चलेंगे तो भूलने के नहीं फिर कभी भी। तो ये हमारा भैया बीटा इमिशन का केस। अब हम बात करते हैं अल्फा एलिमिनेशन का। अल्फा एलिमिनेशन यानी हीलियम का न्यूक्लियस जब एलिमिनेट करता है तो कैसे कैसे क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 92 यूरेनियम 238। ये जब इमिशन करता है तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है थोरियम 234 प्लस 2He4। क्लियर बात। अच्छा, अब इसमें आप एक एक चीज़ को चेक करते चलेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि क्या कैसे कैसे क्या हो रहा है।
यहाँ एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 238 में से हम लेस करेंगे 92, क्लियर है 6। अच्छा अब ये लेस करेंगे हम यहाँ से 13 में से 9 घटाएंगे 4, 146 आ गया। ओके 6 2 8 9 4 13, ठीक 104। और पी की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ 92। एन अपॉन पी निकालते हैं, एन अपॉन पी कितना हो जाएगा, एन कितना 146 अपॉन 92, 146 अपॉन 92। अब इसी प्रकार यहाँ कैलकुलेट करते हैं, एन कितना हो जाएगा 234 में से हम 90 लेस करेंगे ना 4, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा 23 में से ये 4 1, ठीक है 144। और P की वैल्यू कितनी यहाँ पर 90, एन अपॉन पी कितना यहाँ पर, एन अपॉन 144 बटे 90। अब देखते हैं यहाँ तो 146 है, यहाँ 144 बटे 90 ये कम होएगा ना, न्यूमरेटर कम हो गया। अच्छा यहाँ पर एन अपॉन पी रेशो हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर एन अपॉन पी 146 अपॉन 92 और यहाँ पर 144 अपॉन 90। इट मीन्स ये पैरामीटर कम हो गया, तो इस पैरामीटर कम होने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा हीलियम न्यूक्लियस का जो इमिशन होगा एन अपॉन पी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर बात, ये हम प्रैक्टिकल इस बात को समझ रहे, कोई भी बात रटने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। अगर समझ में आएगा तो कंसेप्ट भूलने के नहीं कभी। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर 92 यूरेनियम 238 और यहाँ 90 थोरियम 234, तो 2 यूनिट और पीछे खिसके आप, यानी यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। अच्छा अब एक बात देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली, यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों में डिफरेंस आया, जहां दोनों में डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं आइसोडाइपर। और आइसोडाइपर की डेफिनेशन क्या होते हैं, जहां पर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहता है, उसको बोलते हैं आइसोडाइपर। और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन के डिफरेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a माइनस 2z क्या होता है, सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं आइसोडाइपर। ये बात समझ में आई ना, क्लियर बात। अच्छा अब हम बात करते हैं एंटी पार्टिकल, ये पॉजिट्रॉन की या एंटी पार्टिकल ऑफ बीटा। अच्छा अब इसको भी हम एक प्रैक्टिकल के आधार पर समझेंगे, इसको आप नोट कर लेना। एक एक बात को आप समझते चलेंगे तो कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो समझ से बाहर निकल जाए, एक एक बात हमें समझ में आ जाएगी। क्लियर बात। अच्छा अब देखते हैं बीटा, हम देखते हैं बीटा पार्टिकल की। अब जैसे हमारा 1 प्रोटॉन है, ये 1p1, ये 0n1 प्लस 1e0, ये एक इमिशन हो रहा है, इसमें ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ये हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये क्या आ रहा है न्यूट्रॉन, और ये पॉजिट्रॉन। क्लियर बात। अब इसमें एक एक चीज को चेक करो आप, यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन की नंबर कैलकुलेट करो, n बराबर कितना 1 - 1 इजिकल टू 0, और p कितना है यहाँ पर 1, तो n अपॉन p की वैल्यू कितनी निकालेंगे 0/1 इजिकल टू 0। इसी प्रकार यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n की वैल्यू 1 - 0 इजिकल टू 1, और p की वैल्यू कैलकुलेट, p इजिकल टू कितना होगा 0, तो n अपॉन p कितना आ जाएगा हमारे पास 1/0 इजिकल टू इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा, 1/0 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा। तो इस केस में क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी हमारी, इसकी n अपॉन p की वैल्यू क्या होगी हमारी, n अपॉन p की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ 0 टू इनफाइनाइट, ये क्या होगी हमारी 0 टू इनफाइनाइट होगी पॉजिट्रॉन के केस में, 0 टू इनफाइनाइट, इट मीन्स ये वैल्यू इंक्रीज हो गई हमारी। अच्छा एक और चीज़ चेक करो, या 1p1 और 0n1 और 1e0,
अब इसमें क्या चेंज आया, यहाँ 1 से 0 यानी 1 से 0 और क्या भैया 1 से 0, ये एक स्थान पीछे की साइड में खिसक गया यानी लेफ्ट शिफ्ट हो गया, हमारी क्या होगी लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 यूनिट। ध्यान रखना यहाँ 2 यूनिट की, यहाँ पर 1 यूनिट की लेफ्ट शिफ्ट हुई। क्लियर बात। अच्छा अब इन दोनों में एक रिलेशन और देख लीजिए आप, यहाँ पर 1p1 0n1, यहाँ पर क्या एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं हम आइसोबार। ये क्या होगा हमारा आइसोबार। क्लियर बात। अच्छा अब हम देखते हैं गामा के केस में, अब हम देखते हैं गामा इमिशन में कैसे कैसे होता है। गामा इमिशन को भी किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के आधार पर हम समझते हैं ताकि हम कभी इस बात को हम भूल ना पाए। अब देखो गामा इमिशन में क्या होता है, हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे ये हमारा 57 सीजियम 137, 57 सीजियम 137, इस सब बीटा पार्टिकल का जब हम इमिशन करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 58 बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में रहता है 137, और फर्दर ये हमारा ग्राउंड स्टेट में आता है हमारा 58 BA 137 प्लस गामा 00। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप चेक कर रहे हैं क्या कि बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब इसमें इसका N/P रेशो में क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। और तो इसका ग्रुप डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होगा, नो चेंज होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर बात। अच्छा ये क्या है हमारा, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस नहीं, केवल क्वांटम स्टेट में केवल चेंज आया। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इस तरह की जो सिचुएशन होती है जहां पर केवल क्वांटम स्टेट में चेंज होता है उनको बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर, न्यूक्लियर आइसोमर। अच्छा न्यूक्लियर आइसोमर का एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, 27 CO60 स्टार और 27 CA60, और एक एग्जाम्पल हमारा ये हो जाएगा, हमारा 2 एग्जाम्पल हमने न्यूक्लियर आइसोमर के लिख दिए। क्लियर बात। अच्छा अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के केस में, कि न्यूट्रॉन के केस में क्या चेंज होते हैं और N/P वैल्यू में कोई डिफरेंस कैसे कैसे होता है। क्लियर बात। अच्छा इसका एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसको आप नोट कर लेना इधर से। न्यूट्रॉन इमिशन देखते हैं कैसे कैसे होता है। क्रिप्टॉन ले लिया हमने 3687, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा क्रिप्टॉन 3686 प्लस 0n1, ये हो गया हमारा। क्लियर बात। ये अनस्टेबल न्यूक्लिया, ये स्टेबल न्यूक्लिया, ये न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा। अच्छा अब यहाँ पर N/P की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे N/P, इसका n निकाल लेंगे, n इक्वल कितना 87, 36 इसमें से लेस कर देंगे, 7 में 6 गए 1, 8 में 3 गए 5, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 36। N/P की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, N/51/36। इसी प्रकार यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 86 माइनस 36 लेस करेंगे 0, 50। p की वैल्यू कितनी है 36, तो N/P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 50/36। आप देख रहे यहाँ तो 51 है, 51/36, यहाँ 50/36, तो वैल्यू क्या हो रही हमारी न्यूट्रॉन केस में, इंक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है हमारी, या कोई चेंज आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो शिफ्ट होगा, अप्रोक्स वो ही रहेगा। न्यूट्रॉन केस में क्या होगा, N/P की वैल्यू क्या होगी, N/P की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी हमारी डिक्रीज हो रही है, थोड़ी सी यहाँ क्या हो रही है डिक्रीज, कम हो रही है, ये 51 है यहाँ 56 है, तो यहाँ पर क्या रहा है डिक्रीज हो रही। और ग्रुप डिस्प्लेसमेंट में, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, यहाँ 36, यहाँ 36, यहाँ 87, यहाँ 86 है। तो न्यूट्रॉन केस में क्या होगा, बेसिकली नो शिफ्ट होगा, ग्रुप में कोई चेंज, क्योंकि उसी ग्रुप में यहाँ भी 36 यहाँ भी 36 है, नो चेंज होगा।
और इसका रिलेशन क्या है, एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास डिफरेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोटोप। आइसोटोप देखो ये सेम है ये डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स के हमारे अन्य एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के 1h1 1h2 1h3 या कार्बन 6 कार्बन 12 6 कार्बन 13 6 कार्बन 14, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा अब हम लास्ट देखते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर का। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1p1, ये प्रोटॉन है, प्लस -1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने से क्या होता है 0n1 न्यूट्रॉन जनरेट कर रहा है प्लस एक्सरे। अच्छा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन क्रिएट हो रही, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने से न्यूट्रॉन जनरेट कर रहा है, तो n/p की वैल्यू में क्या डिफरेंस हो रहा है हमारा, n/p वैल्यू हमारी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। n/p वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी 1/1 और ये -1 0 हो जाएगा ना उधर, तो n/p वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और एक स्थान कैसे हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 1 यूनिट की हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास जो है ना, एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट, क्या हो जाएगा आइसो बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आइसो बार। तो ये चार्ट आप प्रॉपर्ली नोट कर लो, इस चार्ट की हेल्प से बहुत कुछ समझ में आने वाला हमारे। n/p रेशो हम सब कुछ कैलकुलेट कर चुके, एग्जाम्पल देख चुके हमारे, आइसोटोप्स के बारे में बात कर चुके, आइसोबार के बारे में बात कर चुके, डाइफर के बारे में बात कर चुके। ये बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ है। अगर इसमें कोई बात समझ में ना आ रही हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है हमारी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके। क्योंकि आपका जो चैनल को आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो हमको उससे क्या होगा, काफ़ी मोटिवेशन एनर्जी मिलेगी, ताकि हम अच्छी वीडियो बनाने के लिए एग्रेसिव बने रहें। क्लियर बात। अच्छा अब हम बात करते हैं थ्योरीज, स्टेबिलिटी थ्योरी। स्टेबिलिटी थ्योरी इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी हमारी स्टेबिलिटी बेल्ट थ्योरी है। स्टेबिलिटी बेल्ट थ्योरी, हेडिंग नोट कर लेना, स्टेबिलिटी बेल्ट थ्योरी, इसको आप ध्यान से समझ लेना। और बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ है, ये समझ में आएगा तो आप बहुत कुछ आसानी से समझ सकते हो। क्लियर है। अच्छा अब जिन न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर होगा Z, वो लेस देन और इक्वल टू होगा 20। जिन न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 20 होगा और उनका n/p रेशो कितना होगा 1 होगा, तो वो क्या होगा स्टेबल होंगे, वो न्यूक्लियस क्या होंगे स्टेबल होंगे। ध्यान रखना, जिन न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 20 होगा और n/p रेशो उनका कितना होगा 1 होगा, वो न्यूक्लियस क्या होंगे स्टेबल होंगे। और जिन न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 होगा या उनका n/p रेशो अप्रोच इक्वल होगा 1.5 के, तो वो न्यूक्लियस क्या होंगे स्टेबल होंगे। और इनके अलावा जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सब क्या होंगे अनस्टेबल वाली श्रेणी में आएंगे। क्लियर बात। अच्छा तो इसका एक हम कर्व प्लॉट करते हैं। हम प्लॉट करते हैं n वर्सेस p, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन वर्सेस एक कर्व प्लॉट करते हैं। तो हम देखते हैं 20 तक तो n/p रेशो क्या हो रहा स्मूथली बढ़ रहा, लेकिन 20 के बाद जैसे ही हो रहा तो इसमें एक डेविएशन आ रहा, ये इस तरह से बढ़ जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा, ये हमारे यहाँ 20 है। क्लियर है। तो इसके अब ये सीधी जाती तो ऐसे जाती, यहाँ पर 3 रीजन क्रिएट हो जाते हैं। ए रीजन ये हो जाएगा हमारा, बी रीजन यही हो जाएगा हमारा, और सी रीजन हमारा ये वाला हो जाएगा।
तो जो हमारा बी रीजन है ये स्टेबल रीजन है। बी रीजन कौन सा हमारा स्टेबल रीजन है। इसमें क्या हो n/p की वैल्यू बी रीजन में कितनी हो जाएगी, n/p की वैल्यू हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। और ए रीजन में n/p की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1.5 होगी और सी रीजन में n/p की वैल्यू लेस देन 1.5 होगी। क्लियर है बात। अच्छा, हम जानते हैं नेचर में जितने भी न्यूक्लियाई है वो सब क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी कौन से रीजन में आ रही है, हमारे बी रीजन में आ रही। तो ए रीजन वाले भी अपनी स्टेबिलिटी को मूव करने के लिए इस साइड में शिफ्ट हो गए, यानी n/p की वैल्यू क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। n/p की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो n/p की वैल्यू 1.5 की रेंज में आएंगी हमारे। और इस कार्य को करने के लिए n/p की वैल्यू कहाँ पर इंक्रीज हो रही, n/p की वैल्यू कहाँ पर इंक्रीज हो रही, वो चीज़ हम देखते हैं। एक तो n/p की वैल्यू हमारी एक तो हो रही न्यूट्रॉन के केस में, एक हो रही न्यूट्रॉन ये n/p की वैल्यू ये इनको डिक्रीज करनी पड़ेगी। n/p की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो ये बी रीजन में आएंगे और बी रीजन कौन सा हमारा स्टेबल रीजन है। तो इस रीजन में जाने के लिए इनको क्या होगा, या तो बीटा का और या न्यूट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, इमिशन करना पड़ेगा। बीटा -1 बीटा या 0n1 इसका क्या करेगा, इमिशन करेगा। जब ये इमिशन करेंगे तो n/p की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी डिक्रीज हो जाएगी। इनकी n/p की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो बी रीजन में जाएगा और बी रीजन क्या इनका स्टेबल रीजन है। क्लियर है। इसी प्रकार सी वाले, ये वाले भी क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। स्टेबिलिटी का अगर अचीव करेंगे तो इस रीजन बी रीजन की ओर आएंगे। बी रीजन की ओर यदि ये आएंगे तो n/p की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। और n/p की वैल्यू कहाँ पर इंक्रीज हो रही है, हमारी अल्फा पार्टिकल में भी इंक्रीज हो, हमारे पॉजिट्रॉन में भी इंक्रीज हो रही है हमारे, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी इंक्रीज हो रही। इसका मतलब ये क्या हो गए, हीलियम न्यूक्लियस का इमिशन करेंगे और पॉजिट्रॉन का इमिशन करेंगे और हमारे इलेक्ट्रॉन का इमिशन करेंगे। जब ये इन पार्टिकल का इमिशन करेंगे सी रीजन वाले तो ये बी रीजन में आ जाएगा और बी रीजन हमारा स्टेबल रीजन होगा। बात समझ में आ रही ना। इसलिए हमने ये चार्ट पहले से बना के रखा ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर ये अनस्टेबल वाला ए रीजन है, बी में आएगा तो कौन से n/p की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमारी डिक्रीज करनी पड़ेगी। और डिक्रीज किस किस में हो रही, एक तो हो रही हमारे इसमें बीटा पार्टिकल केस में डिक्रीज हो रही और एक हमारे न्यूट्रॉन केस में डिक्रीज, बाकी के केस में क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। तो इंक्रीज वाला सी वाला रीजन बी वाले में आने के लिए इन पार्टिकल का क्या करेगा, इमिशन करेगा। जब वो इन पार्टिकल का इमिशन करेगा तो स्टेबिलिटी अचीव करेगा। तो ये हमारी स्टेबिलिटी बेल्ट थ्योरी, ये जो बी वाला है ये स्टेबल रीजन है। ए रीजन वाला इसमें आने के लिए इन पार्टिकल का इमिशन करेगा और सी रीजन वाला इस रीजन में आएगा तो ये इस रीजन को क्या करेगा, ये वाले इमिशंस करेगा। और 20 तक का ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ध्यान इस 20 तक का। क्लियर बात। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जिनका जो जेड वैल्यू है वो ग्रेटर देन 83 है, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 है, तो वो नो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। उनमें क्या होगा, नो स्टेबिलिटी होगी, नो स्टेबिलिटी ग्रेटर देन 83, उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी। और एक ध्यान रखना, अगर इनका n/p और इनका जो n/p रेशो होगा ग्रेटर देन 1.52 होगा तो नो स्टेबल न्यूक्लियाई हो गए, नो स्टेबल न्यूक्लियाई, नो स्टेबल न्यूक्लियाई हो। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना होगा और इसको नोट करना होगा। इस चार्ट को आप ध्यान से नोट करो और ये थ्योरी स्टेबिलिटी थ्योरी इसको भी आप नोट करो साफ। ओके। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी थ्योरी के आधार पर किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को आसानी से चेक करते हैं कि कौन से रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। ए रीजन ये हमारा, बी रीजन ये, सी रीजन ये, ए रीजन स्टेबल। ओके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वास्तव में लाभदायक रहेगी। अगर वास्तव में आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम पाई मेसन थ्योरी और इवन और थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।